हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अरीना फारूक शेख और प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे वजीर आज़म इमरान खान की गुज़श्ता रोज़ किए गए खिताब की। तो वजीर आज़म इमरान खान ने रावी किनारे नया शहर बनाने की संग बुनियाद रखा और इसी तकरीब से खिताब किया। इस खिताब में वजीर आज़म इमरान खान ने कुछ पुराने गिले शिकवे किए, कुछ नए अज़्म का इजहार किया और इन्हीं का चर्चा हो रहा है। आज अपोजिशन जमातों ने भी, खासकर पीपल्स पार्टी के मौला बख्श चांडियो और राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग नून से, इन्होंने बड़ी तनकीद की है वजीर आज़म इमरान खान के बयान पर, इनका हवाला भी दिया है। तो वजीर आज़म इमरान साहब का कहना था कि 2 साल बहुत मुश्किल से गुजरे हैं, मुल्क तबाहशुदा हाल में उनको मिला जिसे चलाना बड़ा मुश्किल था और किसी मार्के से कम ना था। एनआरओ वाले हर जगह इकट्ठे हो जाते थे और इन्होंने मुसीबत डाली हुई थी कि हमें एनआरओ दोगे तो एफएटीएफ का बिल पास करवाएंगे और कश्मीर के इशू पर सपोर्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि अब हमें आगे बढ़ना है, तरक्की और रोजगार देने का वक्त आ गया है। ये कहा कि अब ये मुल्क आगे बढ़ेगा और मैंने अपनी कश्तियां जला दी हैं और अब मैंने पीछे नहीं जाना। ओवरसीज पाकिस्तानियों के पास पाकिस्तान के जीडीपी से ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है। इस तमाम तर मामले पर हमने सवाल आज कुछ यूं रखा है कि क्या एनालिस्ट, हुकूमत के 2 साल उनको मुश्किल क्यों पेश आई? ओपन ऑप्शन है सबके पास। पैनल पर आज हमारा साथ देंगे बेनजीर शाह साहिबा, मजहर अब्बास साहब, महबूब सरफराज साहिबा और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ होंगे। मजहर अब्बास साहब, जहां गिले शिकवे किए जा रहे हैं वजीर आजम की जानिब से, वहां उन्होंने एक अज़्म का इजहार भी किया है कि भाई अब आगे देखना है, आगे बढ़ना है। कैसे देखते हैं आप इस बयान को? अच्छा, कश्तियां जलाने की बात अगर वो 2018 के में इक़्तिदार में आने के फौरन बात करते तो समझ में आती बात। 2 साल बाद कश्तियां जलाने का समझ में नहीं आ रहा कि 2 साल बाद वो ये बात क्यों कर रहे हैं कि कश्तियां जला दी हैं। इससे क्या मुराद है उनकी? बाकी ये कि ज़ाहिर है मुश्किल सूरत हाल थी जब इलेक्शंस हुए, वो 2018 में आए। 2 चीज़ें उन्हें मुश्किलात थी, इकॉनमी की सूरत हाल बेहतर नहीं थी, वो जो बयानियाँ लेकर आए थे उसमें बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी, बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं और लोगों ने उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत बांधी हुई थी, उम्मीदें बांधी हुई थी और फिर उनका एक डिसअपॉइंटमेंट का सफ़र शुरू होता है, लोगों के डिसअपॉइंटमेंट का सफ़र, लोगों की नाउम्मीदी का सफ़र। लोगों ने खुद इमरान खान से जो तवक्कुआत बांधी हुई थी उसमें मायूसी का सफ़र, क्योंकि उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मायूसी जल्दी आनी शुरू हो गई। खुद इमरान खान भी कन्फ्यूजन का शिकार रहे। जिसको वो अपना ओपनिंग बैट्समैन कहते थे उसको फौरी तौर पे उन्होंने 3 महीने बाद ही तब्दील 3-4 महीने बाद ही तब्दील कर दिया। फिर अपनी टीम में जो लोग वो लेकर आए उनमें बहुत से ऐसे लोग थे जो माजी में उस गन का हिस्सा रहे, जिस गन को वो गन कहते हैं, उस गन का हिस्सा रहे, जो उनके साथ फिर आए, उनके साथ वजारतों और मुशीर भी हैं, वजीर भी हैं, ये सारी बातें हुई। फिर उनकी चॉइस ऑफ टीम जो थी वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रही। उसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब का मसला था, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा का मसला बना और ये दोनों चॉइसेस जो थी उसमें खुद पीटीआई के सर्कल्स के अंदर इनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया गया। तो आज एनआरओ 2018 में कोई मांग रहा हो तो समझ में आता है, 2 साल बाद एनआरओ मांगना, या तो स्पेसिफिकली बताएं आप कि किस तरीके से एनआरओ मांगा जा रहा है, किसके ज़रिए एनआरओ मांगा जा रहा है, ऐसी क्या चीज़ें हुई हैं, और अगर कुछ एनआरओ है तो वो एनआरओ तो होता नजर भी आ रहा है। वो एनआरओ तो आपसे मांगना क्या, वो तो अगर एनआरओ उसे हम कहें तो एनआरओ मिल गया है। खुद शेख रशीद साहब यही बातें करते हैं कि ऐसे ही तो नवाज शरीफ बाहर नहीं गए, ऐसे ही तो मरियम नवाज खामोश नहीं हैं, ऐसे ही तो उस्मान बुज़दार अपनी जगह मौजूद नहीं हैं। तो ये सारी एनआरओ ही की शक्लें नज़र आती हैं। अब मज़ीद कौन सा एनआरओ मांग रहे हैं ये लोग, तो वो इमरान खान बेहतर बता सकते हैं। बहरहाल वो ये कहते रहे हैं, पहले वो कहते थे कि 1 साल मुश्किल था, अब वो कहते हैं 2 साल मुश्किल थे और अब हमें आगे बढ़ना है। तो हमें भी उम्मीद ये है कि वो आगे बढ़ें, फैसले करें, बोल्ड फैसले करें, ऐसे फैसले करें जो भले अनपॉपुलर हों लेकिन दुरुस्त फैसले हों, ऐसे फैसले करें कि जिससे पाकिस्तान आगे की तरफ जा रहा हो, ऐसे फैसले करें कि जिससे उम्मीदें और ज़्यादा लोगों की बंधें आपसे। आपके पास अभी 3 साल हैं, आईनी तौर पे आपको कोई हटा नहीं सकता और अगर गैर आईनी तरीके से कोई इक़दाम किए तो उसकी पूरे मुल्क में रेजिस्टेंस होगी। ये सारी चीजें हैं। अच्छा, मजहबी जो एनआरओ वाला पॉइंट है ना, अपोजिशन ही नहीं है। यकीनन एनआरओ वाला पॉइंट मैं आपके पास दोबारा वापस लेके आऊंगी। पहले बेनजीर शाह साहिबा का पॉइंट मैं जरा शामिल करना चाहती हूँ। बेनजीर, हम जब आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर करने की वजीर आज़म इमरान खान यहाँ से बात करते हैं,
तो मूडीज की जो लेटेस्ट रैंकिंग है B3 स्टेबल बरकरार रखी गई है पैंडेमिक के दौरान भी, तो ये तो एक अच्छा इंडिकेटर है नहीं? अच्छा इंडिकेटर है, लेकिन उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि डाउनग्रेड भी हो सकती है। तो अभी तो देखेंगे कि हालात क्या बनते हैं। देखिए, जब इमरान खान साहब ऑपोजिशन में होते थे तो वो क्या कहते थे, वो कहते थे कि मुल्क के हालात इतने अच्छे हो जाएंगे जब उनकी हुकूमत आएगी कि बाहर से लोग मुल्क वापस आना शुरू हो जाए। आजकल अलीना, आपको मैं बताऊं, मैं जिससे भी बात करती हूँ जिनके पास वसाइल हैं, वो यही कहते हैं, वो तो मुल्क से जाने की बातें करते हैं। मतलब पैसा आने के बजाय मुल्क बाहर लेके जाने की बातें करते हैं, क्योंकि वो यही बात करते हैं कि मईशत की क्या हाल है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, डायरेक्शन क्या है, जॉब्स नहीं है, तालीम के निज़ाम का समझ नहीं आ रहा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। तो यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है। अच्छा, पीटीआई का अगर आप मैनिफेस्टो देखें 2018 का, तो उसमें उन्होंने शुरू में लिखा हुआ है कि हम जो भी इस मैनिफेस्टो में वादे कर रहे हैं हम पूरे कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि हमारे पास पिछले 5 साल का तजर्बा है खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत करने का। तो बिल्कुल होगा, उनके पास एक्सपीरियंस था, 5 साल उन्होंने हुकूमत की खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन फिर जो उन्होंने वादे किए, और जो बड़े बड़े वादे किए, जैसे हम एफपीआर को रिफॉर्म करेंगे, सिविल सर्विस को रिफॉर्म करेंगे, पुलिस को रिफॉर्म करेंगे, और यहाँ पे आपको ये नहीं कोई कह रहा कि आप रातों रात तब्दील कर दें, सिविल सर्विस रातों रात तब्दील हो जाएगी, ऐसे तो नहीं होता, ना ही 2 साल में होगी। लेकिन आप शुरू तो करें ना, प्रोसेस तो शुरू करें। यहाँ पे तो आपने प्रोसेस ही नहीं शुरू किया। या मैंने एक दफा पहले भी पूछा था, या आप बता दें 2 साल में कोई एक ऐसा मंसूबा, कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आप कह सकते हैं कि ये पीटीआई की हुकूमत ने आके शुरू किया और उसको कंक्लूजन तक लेके गए। अभी तो हमें समझ नहीं आ रही कि मैं तो कोई नाम नहीं दे सकती, अगर पीटीआई वाले बता सकते हैं तो बता दें, कोई एक प्रोजेक्ट का बता दें। एहतसाब का निजाम ये है कि अभी मैं कुछ पिछली न्यूज रिपोर्ट्स निकाल रही थी तो मुझे तो भूल गया था, फिर दोबारा याद आया कि अजमल वजीर साहब को पिछले महीने 11 जुलाई को ओहदे से हटाया गया था, और आपने भी सुनी होगी, उनकी ऑडियो लीक हुई थी। कुछ करप्शन का इल्जाम था उनपे कि उनपे शायद कमीशन लेने की कोशिश की किसी एड एजेंसी से। अच्छा, जब उनको हटाया गया ओहदे से तो हमें कहा गया कि इसकी एक तफसील से हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें हम समझाएंगे कि क्या हुआ, एक फोरेंसिक एनालिसिस होगा उनकी ऑडियो का, फिर एक रिपोर्ट तैयार होगी, और एक कमेटी भी बनाई गई थी। हाँ, और एक कमेटी भी बनेगी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। अब 1 महीना होने को आ रहा है, ना रिपोर्ट बनी, ना ही मैंने वो मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, ना ही कोई फोरेंसिक एनालिसिस हुआ। ये भी तो एक करप्शन का इल्जाम है ना। और ना ही ये केस नैब ने लिया, ना ही कोई कंप्लेंट गई नैब के पास, ये भी एक करप्शन का इल्जाम है। चलिए, अगर मैं क्रेडिट किसी चीज का देना चाहूँ तो आजकल जैसे ये कोरोना वायरस का पेंडेमिक है और केसेस में वाकई में कमी आई है, केसेस में भी कमी आई है, अमवात में भी कमी आई है, और हमें तो यही कहा जा रहा है कि स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से है, वजीर आजम की विजन की वजह से। लेकिन अलीना, कल मैं यास्मीन राशिद को सुन रही थी, डॉक्टर यास्मीन राशिद को, वो एक शो पे थी और उनसे ये सवाल जब पूछा गया कि अमवात में कमी है तो उन्होंने कहा कि इसकी कोई साइंटिफिक वजह नहीं अभी समझ आ रही कि किस वजह से अमवात में कमी आई है। तो शायद उनको नहीं पता कि उनकी हुकूमत हमें पिछले 1 महीने से यही कह रही है कि स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से है, वजीर आजम की विजन की वजह से है, और वो कह रही है कोई साइंटिफिक रीजन ही नहीं समझ आ रही हमें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर छोटे से ब्रेक लेते हैं बेनज़ीर, उसके बाद भट्टी साहब और महमूद सरफराज साहिबा से इसी टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे।